देखो, ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्यों हुआ ये हमने बहुत अच्छे से कल पढ़ लिया है। लेकिन अब हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है कि आखिर ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है उसे कौन-कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। देखो एनसीईआरटी में ये गिवन है पॉइंट ना, और हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो किस-किस चीजों पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हाँ, अगर जो विंड वेलोसिटी है, हवा तेज चलेगा तो क्या होगा? अगर ह्यूमिडिटी है तो क्या होगा? तो एनसीईआरटी ने ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ट्रांसपिरेशन को जो इफेक्ट करेंगे उस फैक्टर्स को एनसीईआरटी ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस जब पढ़ते थे तो वहां भी सेम था ना कि फोटोसिंथेसिस को कौन-कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं उसे कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी फैक्टर, जो प्लांट का अंदर का नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर। अब टेम्परेचर प्लांट थोड़ी ना करेगा भाई, ह्यूमिडिटी ये तो बाहर का चीज है, विंड का वेलोसिटी ये तो बाहर का चीज है, वो एक्सटर्नल फैक्टर कहलाएगा। और जो प्लांट के अंदरूनी पार्ट है ना, प्लांट अंदर में कैसा है, देखो एनसीईआरटी में लिखा है कैनोपी, यानी प्लांट डेंस है, घना है ना, या लेस डेंस है, वो कैसा है, पानी अंदर में कितना है, स्टोमाटा अंदर में कितना है, ये तो इंटरनल हो गए ना। तो इसे हम लोग कहेंगे इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर, इसी को जैसे आपने फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैंने वैसे ही एक्सटर्नल और इंटरनल को डिवाइड कर दिया। इंटरनल को आप एक और वर्ड कह सकते हो, प्लांट फैक्टर। ये प्लांट का अपना है, प्लांट फैक्टर। और एनसीईआरटी को देखेंगे तो प्लांट फैक्टर और इंटरनल फैक्टर नाम यूज किया गया। ठीक है, ध्यान से देखें क्या क्या डिस्कशन करना है इसमें। एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है वीवीआई, लिख देता हूं। जो सबसे ज्यादा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है बच्चा ह्यूमिडिटी। जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, जिसको आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहते हो, ह्यूमिडिटी ना, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा ह्यूमिडिटी से रिलेट करके। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना है, बहुत ही आसान है ह्यूमिडिटी। दूसरा आप पढ़िएगा तो यहां पास आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, ये तो सबको मालूम है। ठीक है, तीसरा जो आएगा वो है आपका विंड वेलोसिटी। एनसीईआरटी में देखिए विंड वेलोसिटी भी लिखा है। अगर हवा तेज चलेगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा या ज्यादा होगा, इस पे डिस्कशन करना है। और चौथा है बच्चा जो एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है बच्चा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है तो क्या असर पड़ेगा, अगर प्रेशर ज्यादा है तो क्या असर पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मान सकते हो तो लाइट एंड डे मान सकते, लाइट का फैक्टर मान सकते हैं कि अगर लाइट होगा, दिन होगा, तो दिन के टाइम में स्टोमाटा खुलेगा तो फोटो से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, यानी डे में ज्यादा और नाइट में कम। ये तो सबको आता है, ये तो सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से, ठीक है। अब प्लांट के इंटरनल फैक्टर कौन कौन से, तो बस एनसीईआरटी में जो दे रखा है बस वही पढ़ना है ना। एनसीईआरटी में जो दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे, ये भी 4 पॉइंट्स में है। ठीक है, ये पढ़ेंगे, वेट करते हैं, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से ह्यूमिडिटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो मेन है ह्यूमिडिटी, सिंपल है, ह्यूमिडिटी बहुत ही आसान सा है। ह्यूमिडिटी को ऐसे समझिए कि अगर बरसात का टाइम है, अगर बरसात का टाइम है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा या ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है, पानी कितना एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जो एटमॉस्फेयर आपको दिख रहा है उसके अंदर में कितना वाटर वेपर के फॉर्म में मौजूद है, इसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी। सिंपल, अगर बारिश का टाइम है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा। और अगर गर्मी का टाइम है तो वाटर वेपर
एटमॉस्फेयर में कम होंगे। तो ट्रांसपीरेशन और ह्यूमिडिटी में क्या रिलेशन होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सभी को मालूम है बरसात के टाइम में क्या होगा, देखिए ये लीफ और ये मान लिया अभी बरसात का टाइम है, तो बरसात के टाइम में खूब सारे इस एटमॉस्फेयर में खूब सारा वाटर होगा। बरसात का टाइम है तो जो वाटर है वो बच्चा वेपर के फॉर्म में इस एटमॉस्फेयर में मौजूद है। मान लीजिए बरसात का टाइम है, वाटर वेपर के फॉर्म में मौजूद है। मान लीजिए कि अंदर में है 90। हाँ, एटमॉस्फेयर में कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 90। प्लांट के अंदर में भी वाटर होते हैं, यहां कितना है? 100 है। कितना है? 100। ठीक है। अब सनलाइट आएगा, सनलाइट क्या करेगा? हीट करेगा। जो पानी अंदर में है, लीफ के अंदर में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसे हीट करेगा, और हीट से ये क्या होंगे? जो वाटर है इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा, तो पानी बाहर निकलना स्टार्ट होगा। बस एक ही चीज याद रखिए, अंदर में कितना पानी है? 100। बाहर में कितना पानी है? इन दोनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। 100 और 90 डिफरेंस देखिए, अगर ये डिफरेंस ज्यादा होगा पानी ज्यादा निकलेगा, ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होगा। अगर अंदर में पानी ज्यादा है और बाहर में पानी कम है, दोनों में डिफरेंस अगर ज्यादा है तो पानी ज्यादा निकलेगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। लेकिन यही सोचिए कि अगर ये गर्मी का टाइम है, समर का टाइम है, गर्मी का टाइम, और गर्मी के टाइम में क्या होगा? गर्मी का टाइम है तो बाहर में एटमॉस्फेयर में पानी कम होगा, बाहर में एटमॉस्फेयर में वाटर कम होगा, वाटर का अमाउंट कम होगा, क्योंकि ड्राई एयर, आप बोलते हो ड्राई एयर है। और अंदर में अभी भी कितना है? 100 है, और बाहर में मान लेते 30 है। बाहर में कितना है? 30 है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितना का बना? बाहर में 30, अंदर में 100। डिफरेंस देखिए 70 का बना है, इसलिए पानी ज्यादा तेजी से बाहर निकलेगा। सिंपल। गर्मियों में जो आपका कपड़ा होता है वो जल्दी सूख जाता है, गर्मियों में जो कपड़ा होता है वो जल्दी सूखता है। क्यों? बरसात में, ठीक है, बारिश के टाइम में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता। क्यों? कभी सोचा है? कभी कपड़ा घर में सुखाया है? तो अभी बारिश का अगर टाइम है तो बाहर में क्या होगा? इस एटमॉस्फेयर में ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है यानी कि एटमॉस्फेयर में पानी ज्यादा है, वाटर बचा मान लो 100 है, अंदर में बचा उसमें भी 100 है, तो दोनों का अमाउंट तो इक्वल हो गया, दोनों का अमाउंट तो इक्वल हो गया ना। पानी बाहर तो अब निकलेगा ही नहीं, कपड़ा सूखेगा ही नहीं। लेकिन यही गर्मियों में क्या है? ड्राई एयर होता है। ड्राई एयर कहने का मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में कम है। बाहर में कितना है? 20 है, अंदर में कितना है? 100 है। पानी 100 से 20 की तरफ मूव कर गया। तो बहुत ही सिंपल सा है। इसलिए बाहर में ह्यूमिडिटी ज्यादा, वाटर वेपर ज्यादा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा? सर ग्रेडियंट कम बनेंगे, ट्रांसपिरेशन कम होगा। ये बहुत ही आसान सा है, ये बहुत ही आसान सा है, सभी ने सीख लिया। लेकिन इससे क्वेश्चन बनता कैसा है? इससे क्वेश्चंस कैसे बनते? थोड़े डिफिकल्ट बनते। इसको मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के टर्म में सिखाता हूं। अगर तुमने थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ा है ना तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से देखो, ये देखिए, ये आपका स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल, और ये अंदर का पोर है, इसी को आप स्टोमेटल पोर कहते हैं, स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और ये बच्चा आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है भाई? N2। कौन सी गैस है भाई? CO2। कौन सी गैस है भाई? O2। ये है ना मेनली, पढ़ते हैं ना आप। इस एटमॉस्फेयर में N2 है, इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। सभी के बेटा अपने प्रेशर है, इसी को आप कहते हो पार्शियल प्रेशर। थोड़ा सा केमिस्ट्री का रूल याद कीजिए, अगर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कई तरह के गैसेस है तो सभी का अपना अपना प्रेशर होगा, इसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए,
तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो गया 760 mmHg। यही आप बनाते हैं, किसे आपको कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mmHg। तो बाहर में कितना प्रेशर सर 760 mm पर, ठीक है 760 mmHg, ठीक है सिंपल है। इसी को आप कहते हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अंदर में देखो, अंदर में बच्चा अंदर से ढेर सारा पानी बाहर निकल रहा है, यानी यहां पास देखिए जो स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा से स्पोर से ढेर सारे वाटर निकल रहे, वाटर में अपना भी प्रेशर होगा। तो मान लेते हैं यहां पास इस पोर के अंदर में, कैविटी के अंदर में 900 mmHg का प्रेशर है, 900 mmHg का प्रेशर है। अब थोड़ा लॉजिकल बताइएगा, यहां बस कितना है कैविटी में 900, बाहर में कितना है 760। अब पढ़ते हो ना कि जो ये एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ प्रेशर है, इसी प्रेशर डिफरेंस से तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, इंस्पिरेशन होता है एक्सपिरेशन होता है, क्योंकि दोनों में प्रेशर का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, अंदर में 900 mmHg है, बाहर में 760 है। दोनों के डिफरेंस को नोट कीजिए, दोनों के डिफरेंस को देखिए, इसी डिफरेंस से अंदर में प्रेशर ज्यादा बाहर में प्रेशर कम, तो पानी यानी कि वाटर डिफ्यूज हो गया ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। तो ट्रांसपिरेशन होता क्या है, लॉस ऑफ वाटर, वेपर के फॉर्म में वाटर का डिफ्यूजन होना। तो पानी अंदर में प्रेशर ज्यादा था बाहर में प्रेशर कम थे, पानी बाहर की तरफ आ गया, ऐसे ही चलता है। लेकिन अब सोचिए, अब केस नंबर 2 लीजिए, केस नंबर 2 लीजिए कि धीरे धीरे आपने यहां पास आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, आपके ये में N2 तो है ही है, CO2 तो है ही है, O2 तो है ही है, सभी ने मिलकर के कितना बनाया था सर, सभी ने मिलकर के बनाया था 760 mmHg। अब धीरे धीरे इस एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे, ह्यूमिडिटी क्या होता है पानी ना, जो वाटर का मॉलिक्यूल इस एटमॉस्फेयर में आ गया, इसके अंदर में वाटर भी तो अब कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा, जो वाटर है वो भी तो कुछ प्रेशर लगाएगा। तो 760 में अब तो वाटर वाला भी पार्शियल प्रेशर तो बढ़ेगा, वाटर का भी प्रेशर तो जोड़ोगे आप। तो अब सोचिए बाहर में, अब सोचिए बाहर में, बाहर में कितना हो जाएगा 760 से अब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने वाटर को भी ऐड किया, वो भी अब पार्शियल प्रेशर बनाएगा। तो मान लीजिए कि यहां पास हो गया आपका 860, क्योंकि वाटर ऐड होने से यहां का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। और अंदर में कितना चल रहा था 900, 900। अब बताइए, आपने ह्यूमिडिटी बढ़ाया, वाटर को ऐड किया एटमॉस्फेयर में, तो जैसे जैसे आप वाटर को ऐड करेंगे तो यहां देखिए 860 से क्या हो जाएगा 880 हो जाएगा, और बढ़ाइए और बढ़ेगा। तो अब दोनों का डिफरेंस को समझिए, अंदर में 900 बाहर में 880, डिफरेंस कितना का है सर 20 का है। तो पानी कम निकलेगा, तो पानी कम निकलेगा ना। अगर सर ह्यूमिडिटी कम है, तो अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वाटर कम होगा 760, और पानी बहुत कम है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो मान ले कि यहां पर हो जाएगा 790, अंदर में कितना है 900। तो दोनों में डिफरेंस तो ज्यादा है ना, डिफरेंस ज्यादा है, तो लॉस ऑफ वाटर, वाटर ज्यादा डिफ्यूज करेगा। तो जैसे जैसे आप बाहर का ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे, तो बाहर का पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, बाहर का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, और डिफरेंस ज्यादा बनेगा तो लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा। इसलिए आप कभी किसी बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये बड़ा अजूबा सा वर्ड मिलेगा, आपको लगेगा ये गलत वर्ड लिखा है, कभी कभी आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा ये गलत वर्ड। ध्यान से सुनिएगा, वो वर्ड ये है कि अंदर में मान लेते हैं यहां पर है आपका 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अंदर में खूब सारा पानी पानी निकल रहा है, तो वो प्रेशर जनरेट कर रहा है, प्रेशर जनरेट कर रहा है 900 एटमॉस्फेरिक 900 mmHg। और बाहर में आपका कितना था 760, वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, बरसात का टाइम है वाटर ऐड हुआ,
और ऐड हुआ और ऐड हुआ, तो धीरे 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 वाटर ऐड होने से बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया 900, क्योंकि खूब सारे पानी वेपर के फॉर्म में। अब सोचिए दोनों में डिफरेंस कितना का है, बारिश का टाइम है, बरसात का टाइम है, बाहर में ह्यूमिडिटी ज्यादा, तो प्रेशर बाहर में भी ज्यादा 900, अंदर में भी कितना 900। अगर दोनों में डिफरेंस बच्चा इक्वल हो गया, दोनों अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर अगर इक्वल हो गए, तो क्या वाटर का मूवमेंट होगा? क्या वाटर बाहर की तरफ डिफ्यूज होगा? आंसर नो। इसलिए जब हाई ह्यूमिडिटी होती है तो स्टोमाटा खुला रहता है। हाई ह्यूमिडिटी होती है, स्टोमाटा खुला है ना, लेकिन नेट मूवमेंट जीरो होता है। नेट मूवमेंट क्या है? जीरो है। तो ये एक वर्ड पढ़िएगा, एट हाई ह्यूमिडिटी स्टोमाटा रिमेन्स ओपन। स्टोमाटा रिमेन्स ओपन, देख लीजिए, स्टोमाटा रिमेन्स ओपन बट नेट मूवमेंट, बट ट्रांसपीरेशन इज जीरो। ट्रांसपीरेशन जीरो हो रहा है बट स्टोमाटा खुला है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर दोनों का अंदर का प्रेशर, स्टोमाटा जो कैविटी वहां का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल हो जाए, बाहर में खूब वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाए, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, तो दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो पानी का मूवमेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि जितना अंदर में प्रेशर उतना बाहर में प्रेशर है, तो नेट मूवमेंट जीरो रहेगा बट स्टोमाटा खुला रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चा पढ़ता है उसे रट जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट होता नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसे आप ह्यूमिडिटी बढ़ाइएगा, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो दोनों में डिफरेंस कम होंगे, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन घटेगा। ये बच्चा हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांसपिरेशन और ह्यूमिडिटी में रिलेशन इनवर्स है, इनवर्स है, इनवर्स है। तो इसमें कभी गड़बड़ नहीं करना। और सिंपल मैंने बताया, बरसात के टाइम में आपका कपड़ा क्यों नहीं सूखता है और गर्मी के टाइम में कपड़ा क्यों सूख जाता है? क्योंकि गर्मी के टाइम में आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में नहीं है, वो ड्राई है, बोलते हैं ना ड्राई है, ड्राई है। अगर वहां पास नहीं है तो ग्रेडियंट ज्यादा बनेगा, डिफरेंस, कपड़े में खूब सारा पानी, वो प्रेशर बना रहा है भाई, निकल रहा है तो वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। बाहर में ड्राई एयर है, डिफरेंस ज्यादा बना, वाटर जल्दी निकलेगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही आसान है। अब सेकंड, इसी चीज को मैं प्रेशर के टर्म में समझाता हूं। सेकंड है कि अगर आप यहां दिल्ली में है, एक प्लांट को रखिए और ट्रांसपीरेशन के रेट को मेजर कीजिए। अब सभी को मालूम है कि जैसे भी आप हिली स्टेशन पे जाते हैं, मान ली शिमला गए, शिमला जब जाएंगे, हिली एरिया है, तो वहां प्रेशर क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? सबको मालूम है कि जैसे जैसे आप ऊपर ना पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां प्रेशर घटता है। यहां प्रेशर मान लीजिए आपका था 760 mmHg, वहां प्रेशर घट जाता है 750 हो जाएगा ना। इसलिए आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। आप क्यों ऑक्सीजन को ले पाते हो, सांस क्यों ले पाते हो? बोले सर सिंपल है कि बाहर में प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो ज्यादा से कम चला जाता है। पहाड़ों पे दिक्कत क्या है सर? बाहर का ही प्रेशर कम हो गया सर, बाहर का प्रेशर कम है और अंदर का प्रेशर, दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, तो कम जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। जिसे आप एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हो। क्लास 12 पढ़ते हैं तो वहां पर वर्ड आता है एल्टीट्यूड सिकनेस। अब देखो, अब मुझे लॉजिकल बताना, अगर तुमने यहां प्लांट को रख दिया, ये प्लांट है, ये स्टोमेटा है, मान लीजिए स्टोमेटा का अंदर का, 1 मिनट, ये तुमने स्टोमेटा बनाया और स्टोमेटा जो कैविटी है, यहां पर 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 900 mmHg, और बाहर में है 760, ठीक है। दोनों का डिफरेंस को नोट कीजिए और ट्रांसपीरेशन का रेट बताना है।
इसी प्लांट को अगर हमने ले जाकर के शिमला में रख दिया, इसी प्लांट को हमने शिमला में रख दिया, तो बाहर में कितना हो जाएगा सर? घट गया, 720 हो गया, बाहर का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, और अंदर में 900 है। तो बताइए ग्रेडियंट ज्यादा बना, डिफरेंस ज्यादा बना, इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हिली रीजन पे ज्यादा होगा, हिली रीजन पे ज्यादा होगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो प्रेशर अगर कम है, प्रेशर अगर कम है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रेडियंट ज्यादा बनाया। तो प्रेशर और ट्रांसपिरेशन में रिलेशन सीख लिया, प्रेशर और ट्रांसपिरेशन में। तो एक बार क्वेश्चन तुम बनाओगे, तुम बनाते नहीं, प्रॉब्लम ये है ना। अब मैं इसलिए कैसे समझाऊं, अगर तुम क्वेश्चन बनाओगे तो ये मिलेगा कि एक प्लांट को हमने दिल्ली से उठा करके उस प्लांट को शिमला ले गए साथ में, और हमने रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर किया, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर किया। उसी प्लांट का शिमला में ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, दिल्ली में कम होगा, क्यों? ये क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, अगर आप ईमानदारी से गलती से कभी बुक खोल लो तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तुम क्या करते हो, रट्टा मार लेते हो, ऐसा होगा तो ये, आपके पास साइंटिफिक रीजन नहीं। हम जब तक चीजें साइंटिफिक नहीं पढ़ेंगे, चीजें समझ में नहीं आएगा। आप लाख रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो, बेटा 600, 650, 700 में वही जाता है जो बेटा लॉजिकल तैयारी करता है। रट करके तुम कभी भी 650 नहीं ला सकते, क्योंकि तुम फंस जाओगे। 90 क्वेश्चन है ना बायो में, 3 से 4 बच्चा ऐसा लॉजिकल देगा कि बेटा जब तक तुम्हारे अंदर लॉजिक नहीं है वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और टॉपर यही क्वेश्चन बनाता है, बाकी बच्चों वाला क्वेश्चन तो सबको ही बनाते हैं। लॉजिकल कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, और जो बनाता है वो आगे बढ़ जाता है। और हमें लगता है कि हमने सिली मिस्टेक कर दिया, थोड़ी सी गलती कर दी। नहीं, आपने रियल में ना लॉजिकल पढ़ाई नहीं की थी, ये आप खुद एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये लॉजिकल पार्ट है। अब किसी से पूछ लो ट्रांसपीरेशन और प्रेशर में रिलेशन बता दीजिए, वो बोलेगा रट लो, रट लो। ह्यूमिडिटी और प्रेशर में, ह्यूमिडिटी और ट्रांसपीरेशन में बता दीजिए, बोलेगा रट लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? तो ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो चलो, किसे किसे समझ में आ गया ये चीज, किसे किसे ये पार्ट समझ में आ गया? ठीक है, यही तो राजनीति मैं बोल रहा हूं कि कम प्रेशर अगर होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। इसलिए याद रखना, आपके जब पढ़ते हो प्लांट किंगडम, क्यों मैंने बताया इतना, क्योंकि जब प्लांट किंगडम आप पढ़ेंगे बच्चा, वहां पर लिखेगा द कोनीफर्स, एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, कोनीफर्स, ये हिली रीजन पे रहते, हिमालयन रीजन पे रहते, बहुत ऊंचे जगह पे रहते, हाँ माउंटेन वाली जगह पे रहते, तो वहां पास इस कोनीफर्स में ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। ये बच्चा प्लांट किंगडम में स्टेटमेंट है। इसलिए कोनिफर्स अपने आप को बचाने के लिए थिक क्यूटिकल बनाते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, मैं नहीं बोल रहा। और एनसीईआरटी सेकंड लाइन में बोलेगा दे हैव संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा। बोले सर ये क्या होता है? छुपा हुआ स्टोमेटा रहेगा। स्टोमेटा अगर छुपा हुआ है तो लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन कम होगा। ये मैं नहीं कह रहा। एंड द लीफ विल बिकम निडल शेप्ड, लीफ विल बिकम निडल शेप। जो लीफ बच्चा ऐसा है, वो अगर निडल शेप का बना दिया जाए तो सरफेस एरिया कम होगा, पानी कम निकलेगा। क्योंकि इस कॉनिफर्स को प्रॉब्लम क्या है? हिली रीजन पे वहां प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है। तो कैसे अपने आप को बचाओगे? तो ये एनसीईआरटी में 3 स्टेटमेंट दिया, एक्सप्लेन नहीं करेगा एनसीईआरटी। तुम्हें क्या लगता है एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं करता? वो समझना है आपको। तो ये बच्चा यही रीजन है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो पहाड़ों पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है, तो अपने आप को बचाने के लिए स्टोमाटा को छुपा दो, थोड़ा अंदर कर लो, लीफ के सरफेस एरिया को घटा दो, क्यूटिकल को मोटा कर दो। ये नहीं बच्चा, ये जिम्नोस्पर्म में आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। एनसीईआरटी अगर गलती से खोल दोगे तो आपको मिलेगा प्लांट किंगडम, और वहां जिम्नोस्पर्म के टॉपिक में एनसीईआरटी का ये 3 स्टेटमेंट है, और नीट का क्वेश्चन पेपर में था।
नीट के बेटा क्वेश्चन पेपर में थे 2 साल पहले कि इनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशन पाया जाता है, तो बहुत ही लॉजिकल ढंग से पढ़ना है। चलिए ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आए। चलिए ये अब आंसर आप कीजिएगा। चलिए टेम्परेचर से ट्रांसपिरेशन का रिलेशन बताइए। ये तो मेरे से बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बताइए। डायरेक्टली होगा, यूनिवर्सली होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लीफ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट, तो पानी सर ज्यादा इवेपोरेट हो जाएगा, पानी ज्यादा निकलेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन और टेम्परेचर में डायरेक्टली रिलेशन है। लेकिन बच्चा एनसीईआरटी का लाइन वापस से पढ़े, अप टू सर्टेन लिमिट, अप टू सर्टेन लिमिट बोले मतलब, ध्यान से सुनिए, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, ये सबको आता है, लेकिन सर्टेन लिमिट बोले मतलब, कहने का मतलब है अगर टेम्परेचर बच्चा 40 से ऊपर ले जाओ तो बोले सर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। 20 डिग्री था, बढ़ाया 30 डिग्री किया, बढ़ गया। 30 डिग्री से 40 डिग्री किया, बढ़ गया। 40 से 50 किया, बढ़ गया। नहीं रुको अभी, अरे भाई साहब यहीं तक बढ़ेगा, यहीं तक बढ़ेगा भाई। सर 60 डिग्री कर दिया, अरे रुको, सर्टेन लिमिट तक लिखा है। बोले मतलब, जैसे ही आप हाई टेम्परेचर में जाएंगे तो पानी का लॉस होगा, तो आपका जो गार्ड सेल है बच्चा, जो आपका गार्ड सेल है बोलेगा ये स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गया, बहुत पानी निकल रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, खूब पानी निकल रहा है। तो गार्ड सेल बच्चा अपने आप को बचाने के लिए एक हार्मोन रिलीज करेगा, एब्सिसिक एसिड। इट इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। खूब पानी निकल रहा है, खूब डिहाइड्रेटेड हो गया, पानी से निकलते जा रहा है, गर्मी का टाइम में खूब पानी निकल रहा है, तो अपने आप को बचाने के लिए गार्ड सेल एब्सिसिक एसिड रिलीज करेगा और अल्टीमेटली स्टोमाटा बंद हो जाएंगे, अल्टीमेटली स्टोमाटा बंद हो जाएगा। इसलिए एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अब सर कैसे बंद होगा? कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, जो आपके अंदर में जो ये पंप था, यहां से पोटेशियम को रिवर्स करा देगा, उल्टा लौटने कहेगा, और अंदर में हाइड्रोजन आ जाएगा। जो पोटेशियम हाइड्रोजन पंप थे उसे रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, भागो पोटेशियम बाहर निकलो। अगर पोटेशियम सारे बाहर निकल जाएंगे तो अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा सर? घटेगा, क्योंकि पोटेशियम बाहर चला गया। ऑस्मोटिक प्रेशर घटा तो पानी सारे बाहर निकलने लगेंगे, और एनसीईआरटी क्या कहता है? दे विल बिकम फ्लैसिड, सिकुड़ जाएगा। अगर ये सिकुड़ गए तो स्टोमाटा बंद, स्टोमाटा बंद, और स्टोमाटा बंद हो गया तो ट्रांसपिरेशन भी रुक जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, उसके बाद 40 डिग्री के बाद तो स्टोमाटा ही बंद हो जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। तो इसलिए याद रखना है, टेम्परेचर में अप टू सर्टेन लिमिट याद रखिएगा, ठीक है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बताइए, विंड वेलोसिटी से क्या असर पड़ेगा? अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे क्या असर पड़ना चाहिए? थोड़ा लॉजिकल सोच करके बताइएगा। अगर हवा तेज चल रहा है तो ट्रांसपिरेशन पे क्या रिलेशन पड़ेगा? क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों का रिलेशन बताया गया है ना। बोलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मुझे समझ में नहीं आया क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मुझे तो समझ में नहीं आया, एनसीईआरटी ने बोला करेगा। ध्यान से सुन, एक लॉजिकल, चलो ये लीफ, ये लीफ, ठीक, स्टोमेटा, अंदर में क्या है? स्टोमेटा है, स्टोमेटा से क्या निकला? पानी, वाटर निकले। अब वाटर निकलते जा रहा है तो वाटर भैया इसी जगह पे बैठा हुआ है ना, इसी जगह पे बैठा है, इसी जगह पे बैठा हुआ है, इसी एनवायरमेंट में खूब सारे पानी हो रहे, खूब सारे पानी होते जा रहे, लीफ के आसपास खूब सारे पानी हो गए, सैचुरेट हो गया, वो एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा वाटर से भर गया। तो अंदर पानी, बाहर में भी सैचुरेटेड है, एटमॉस्फेयर में खूब सारा पानी है, तो दोनों में डिफरेंस कम बनेगा। इसलिए अगर नील है बच्चा, नील, अगर विंड की वेलोसिटी नील है, एकदम जीरो के बहुत कम है नील, तो बाहर में सारा
वाटर जो भी निकलेगा उसी सरफेस पे बैठते चला जाएगा, सैचुरेट कर देगा, तो ट्रांसपीरेशन कम होगा। क्योंकि बाहर में भी खूब सारा पानी, अंदर में भी पानी, तो पानी अब निकले कैसे भाई? अब धीरे धीरे अगर विंड की वेलोसिटी बढ़ी, अब लॉजिकल सोचो, विंड की वेलोसिटी बढ़ी तो लीफ के एयर को भगा देगा। अब हवा तेज चल रहा है, लीफ के वे क्या करेगा, वहां पर जो भी आपके वाटर वेपर थे उसे भगा देगा, रिमूव करेगा। अब सोचिए, सैचुरेटेड एयर बाहर निकल गए, अगर वहां से वाटर वेपर निकल गया ना, तो क्या होगा, अब वहां पर वाटर वेपर कम हो गए, तो ग्रेडियंट यानी डिफरेंस लीफ में और एटमॉस्फेयर में ज्यादा बनेगा, इसलिए ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा। तो जैसे ही आप विंड की वेलोसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी बढ़ता है। लेकिन और एक्सट्रीम कर दीजिएगा ना, एक्सट्रीम कर दिया यानी बहुत हाई वेलोसिटी अगर कर दिया, तो प्लांट के लिए ये बेटा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, प्लांट के अंदर स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाएगा, प्लांट डरने लगेगा, बहुत तेज हवा चलना भी प्लांट के लिए नुकसान। तो स्ट्रेस कंडीशन है तो एब्सिसिक एसिड आएगा और स्टोमाटा को बंद कर देगा, ले स्टोमाटा ही बंद हो गया, स्टोमाटा बंद हो गया, ट्रांसपीरेशन घट जाएगा, ट्रांसपीरेशन घट जाएगा। तो क्या याद करना है, अब तीन चीज मान लीजिए, पहला नील बहुत स्लो है, फिर आप मान लीजिए मीडियम, और फिर मान लीजिए हाई, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए और आंसर बताइए। अगर नील है, विंड वेलोसिटी बहुत ही स्लो है, तो सारा पानी निकला उसी लीफ के ऊपर ही बैठ गया, तो दोनों में डिफरेंस कम बनेगा, अगर डिफरेंस कम बना तो ट्रांसपीरेशन का रेट कम होगा। अब हवा तेज चला, सारा पानी को वहां से हटाएगा, पानी को हटाते जा रहा है, अगर पानी हटेगा तो डिफरेंस ज्यादा बनेगा, ट्रांसपीरेशन का रेट बढ़ेगा। और हाई पे तो स्टोमाटा बंद हो जाएगा, और स्टोमाटा अगर बंद ही हो गया तो ट्रांसपीरेशन का रेट काफी घट जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपने एनसीईआरटी की इस लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। देखो एनसीईआरटी लिख तो देता है, एक्सप्लेन नहीं करता, और तुम्हें लगता है कि बस हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को याद करते जाए। अगर क्वेश्चन बेटा यही प्रेशर वाला आ गया ना, तो अच्छे अच्छे से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्यों ऐसा होता है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग चले, सारे फैक्टर्स हमने लगभग पढ़ ली, अब हम लोग चले कि ट्रांसपीरेशन और किसका रिलेशन पढ़ना है भाई, इंटरनल फैक्टर, प्लांट फैक्टर, प्लांट के अंदर में जो जो फैक्टर्स है उसे कहते हैं इंटरनल फैक्टर। एनसीईआरटी का लाइन देखिए, सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का वर्ड देखिए बच्चे, एनसीईआरटी कहता है, ध्यान से सुनिएगा पहले बहुत अच्छे से, ट्रांसपीरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा। बताइए, अगर स्टोमेटा ज्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, कौन सी बड़ी बात। अगर स्टोमेटा क्या है, पोर है, अगर स्टोमेटा का नंबर ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन का रेट भी ज्यादा होगा। लेकिन एनसीईआरटी एक दूसरा लाइन लिखेगा जिसमें तुम ट्रैप हो जाओगे। बोले सर क्या, बोलता है कि डाइकॉट के अंदर में ट्रांसपीरेशन कम होता है और मोनोकॉट में ज्यादा होता है, मोनोकॉट में हाई ट्रांसपीरेशन और डाइकॉट में होता है लो ट्रांसपीरेशन। ये तुम्हें बाउंसर पड़ जाएगा, ये बच्चा एनसीईआरटी का वर्ड है, लेकिन तुम्हें समझ में आएगा सर क्यों, ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए, इस चीज का आंसर को ढूंढने के लिए बच्चा हमें इस चैप्टर को छोड़ना पड़ेगा और एनाटॉमी चैप्टर में जाना पड़ेगा। इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें एनाटॉमी चैप्टर में जाना पड़ेगा और वहां के एक स्टेटमेंट को पिक करना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट है, बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट है। एनाटॉमी में लिखा है कि जो डाइकॉट होते हैं, इनके अपर एपिडर्मिस पे स्टोमाटा कम होता है या तो नेग्लिजिबल होते हैं, या तो होता ही नहीं है, या तो बेटा कम नंबर में होते हैं, और लोअर पे ज्यादा होता है, लोअर पे ज्यादा होता है। डाइकॉट में ये लिखा है बच्चा ना, डाइकॉट को एनसीईआरटी कहता है डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल, डी फॉर डाइकॉट, डी फॉर डॉर्सी वेंट्रल। ऊपर की तरफ स्टोमेटा कम होंगे या तो नेग्लिजिबल होंगे, ना के बराबर। नीचे की तरफ स्टोमाटा ज्यादा होगा,
चलिए भाई, ये डाइकॉट में एनसीईआरटी ने लिखा है, अब मोनोकॉट में आ जाए। अब मोनोकॉट को ढूंढते। मोनोकॉट में लिखा है कि मोनोकॉट में अपर एपिडर्मिस पे स्टोमाटा का नंबर इक्वल और लोअर पे इक्वल होगा, यानी दोनों सरफेस पे इक्वल होगा, इसलिए इसे कहते हैं आइसो बाइलैटरल। आइसो, दोनों सरफेस एक समान है, देखिए दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा है, हाँ, इसलिए कहते हैं आइसो बाइलैटरल। हाँ, तो मोनोकॉट में दोनों सरफेस पे स्टोमाटा है तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो गया, और डाइकॉट के अंदर में स्टोमाटा कम है क्योंकि केवल नीचे के साइड में है, इसलिए ट्रांसपीरेशन का रेट कम होगा। ये एनसीईआरटी का वर्ड है, और एनसीईआरटी ने इसके लिए एक टेस्ट भी दिया है। आप बोलोगे नहीं सर मुझे टेस्ट करके बताइए, चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, डाइकॉट प्लांट लिया, डाइकॉट ले लिया, और यहां हमने लिया मोनोकॉट। हम बच्चा अभी टेस्ट करते हैं दोनों का कि ये रियल में कहानी सही है या हमने रट्टा मार लिया। तो एनसीईआरटी बोलता है कि देखो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन मेजर करना चाहते हो, बोले हाँ, कि डाइकॉट में कम होता है और मोनोकॉट में कम होता है, ज्यादा होता है, बोले हाँ। तो इसके लिए करना पड़ेगा कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। बोले सर ये कहां दे रखा है, आप एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहे हो। अरे बच्चा पेज नंबर 187 पे दे रखा है ये लाइन, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट को यूज करते हैं। ये एनसीईआरटी का वर्ड है, पेज नंबर 187 पे। बोले ठीक है सर कैसे करेंगे, बहुत आसान है, केमिस्ट्री का टेस्ट है। ये डाइकॉट है, डाइकॉट में स्टोमाटा ऊपर में कम होते हैं या तो ना के बराबर होंगे, और मोनोकॉट में नीचे के तरफ में ज्यादा होंगे, नीचे के तरफ ज्यादा होंगे, ये मैंने पहले ही बताया। बोले ठीक है, मोनोकॉट में बता दीजिए सर, मोनोकॉट में इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा, इसलिए कहते हैं आइसो बाइलैटरल। आइसो बाइलैटरल, आइसो मतलब सिमिलर, दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा, आइसो बाइलैटरल। देख लीजिए यहां ऊपर में 2 बना दिया, नीचे में भी 2 बना दिया। बोले ठीक है, यहां देखिए ऊपर में केवल एक ही बनाया है और यहां बच्चा 2 3 बना दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बोले नो। अब क्या कीजिए, एक पेपर ले लीजिए, ये आपके लैब में दिया जाता है, लैब जब करोगे तो मिलेगा। एक ब्लू कलर का एक पेपर दिया जाएगा जिसमें बच्चा रखा होगा कोबाल्ट क्लोराइड, ब्लूइश कलर का, ब्लू कलर का पेपर लगा देंगे ऊपर सरफेस पे भी और नीचे के सरफेस पे भी। ठीक है, ऊपर के सरफेस पे भी और नीचे के सरफेस पे भी एक पेपर लगा दिया, ठीक है, जिसमें कोबाल्ट क्लोराइड है, कोबाल्ट क्लोराइड है, ठीक है। अभी बेटा एनहाइड्रस फॉर्म में, यानी उसमें पानी नहीं है, कोबाल्ट क्लोराइड है, ब्लू कलर का दिखेगा, अभी इसमें पानी नहीं, एनहाइड्रस फॉर्म। अब धूप में ले जाके छोड़ दीजिए, सनलाइट में ले जाके छोड़ दीजिए, तो सनलाइट में क्या होगा, स्टोमाटा से पानी रिलीज होगा, स्टोमाटा से पानी निकलेगा, स्टोमाटा से पानी निकलेगा, और पानी को बच्चा ये कोबाल्ट क्लोराइड पिक कर लेगा। पेपर में क्या था, कोबाल्ट क्लोराइड। कोबाल्ट क्लोराइड ने वाटर को पकड़ लिया और हो गया हाइड्रेटेड। पहले एनहाइड्रस था बिना पानी का, अब हाइड्रेटेड हो गया, और जब कोबाल्ट क्लोराइड हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा, यानी इसमें वाटर अटैच हो जाएंगे, तो वो कलर चेंज करके बन जाएगा पिंक कलर। वो कैसा कलर बन जाएगा, पिंक कलर का। तो मुझे बताइए बहुत ही आसानी से, डाइकॉट में अपर सरफेस पे स्टोमाटा कम था, तो जब पानी निकलेगा कम पानी आएगा अपर सरफेस पे, तो यहां पास जो कलर चेंज होगा पिंक कलर बनेंगे, ये बेटा पिंक कलर कम अमाउंट में बनेगा क्योंकि यहां पर वाटर का अमाउंट कम था। नीचे की तरफ में स्टोमाटा ज्यादा, पानी का लॉस ज्यादा ज्यादा होगा, तो यहां पास जो कोबाल्ट क्लोराइड है वो बेटा ज्यादा पानी को पिक करेगा, तो इसमें कलर ज्यादा चेंज होंगे। देखिए यहां भी पानी, यहां भी पानी, यहां भी पानी, तो कलर ज्यादा डीप पिंक कलर का दिखेगा। तो आपसे ने प्रूफ कर लिया दोनों सरफेस पे अलग अलग कलर दिख रहे, इसका मतलब है अपर सरफेस पे ट्रांसपिरेशन कम हुआ और लोअर सरफेस पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा हुआ। सर क्यों, आंसर मालूम है, अपर सरफेस पे स्टोमाटा कम है, ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है, लोअर सरफेस पे स्टोमाटा ज्यादा है,
ट्रांसपिरेशन ज्यादा हुआ तो कलर भी ज्यादा दिखेगा। तो आप कलर के डिफरेंस को देख करके आसानी से बता सकते हो, यही है। चलिए अब मोनोकॉट में बताइए। तो बोले सर मोनोकॉट में तो आसान सा आंसर है, दोनों सरफेस पे सर स्टोमाटा इक्वल है तो दोनों इक्वली पिंक कलर के दिखेंगे। इससे प्रूफ होता है कि स्टोमाटा का नंबर दोनों सरफेस पे इक्वल अमाउंट में। हाँ तो यही था बच्चा आपका कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। चलिए अब चलो फटाफट बताओ किसे किसे ये क्लियर हो गया फटाफट। एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, इसलिए गड़बड़ नहीं करना है। एनसीईआरटी में गिवन है स्टेटमेंट, इसलिए हमने पढ़ा। ठीक है, कर लोगे यहां तक? ठीक है, तो इसलिए हमें चैप्टर पढ़ रहे ट्रांसपोर्ट, लेकिन हमें एनाटॉमी का भी थोड़ा जानकारी होगा तभी समझ में चीजें आएगी। चलो नेक्स्ट हम लोग एनसीईआरटी में गिवन है कि हम लोग पढ़ते हैं प्लांट फैक्टर में दूसरे चीज। बोले ठीक है, मैंने इसलिए नोट भी कर लिया। चलिए बताइएगा क्यूटिकल और ट्रांसपिरेशन में क्या रिलेशन होना चाहिए? क्यूटिकल का थिकनेस और ट्रांसपिरेशन में क्या रिलेशन होना चाहिए, डायरेक्टली या यूनिवर्सली? चलिए मुझे बताइए। किसी प्लांट में क्यूटिकल का लेयर मोटा है तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम होगा या ज्यादा होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्यूटिकल के थिकनेस का मुझे बताइए, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कल भी बताया था आज भी बताया। सर क्यूटिकल का थिकनेस और ट्रांसपिरेशन में रिलेशन है सर इनवर्सली। थिकनेस अगर मोटा होगा, थिकनेस ऑफ क्यूटिकल मोटा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, और अगर थिकनेस ज्यादा है ट्रांसपिरेशन कम, थिकनेस अगर कम है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। मैंने कल भी बताया था। और बच्चे यही होते हैं जीरोफिटिक प्लांट में भी, जीरोफिटिक प्लांट में भी यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। एनसीईआरटी में दिया बच्चा कैनोपी। एनसीईआरटी को देखो पेज नंबर 187 को, कैनोपी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। बोले ये क्या है सर? बस रट्टा मार लेते हैं कैनोपी स्ट्रक्चर। सिंपल देखो, कैनोपी मतलब बेटा अंदर में वो कितनी डेंसिटी है। ये देखिए एक प्लांट और ये बेटा ये प्लांट, कैनोपी यही होता है, बाहरी स्ट्रक्चर। हाँ यहाँ ब्रांचेस कम है यानी घना। सिंपल बोले डेंस, जो जितना ज्यादा डेंस होगा, सोचिए अगर ये पीपल का पेड़ है, खूब डेंस है, खूब ब्रांच, खूब लीफ, खूब डेंसिटी, खूब डेंस है। अगर डेंस होगा तो मुझे बताइएगा विंड की वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? अंदर में विंड की वेलोसिटी क्या होगी? पूरा घना है कैनोपी बहुत ना, तो बताइए विंड की वेलोसिटी पे क्या? बोले सर विंड की वेलोसिटी कम हो जाएगी। सर अगर वेलोसिटी कम हुआ तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन तो कम हो जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि विंड की वेलोसिटी कम तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। और दूसरा प्लांट है सर, हाँ एकदम सिंपल सा, इमली का पेड़ देख लो बच्चा, अमरूद का पेड़ देखा होगा। सर उसमें कहाँ इतना घना होता है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर वो कैनोपी डिफरेंट है, डेंस से कम है, तो क्या होगा? विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। तो कैनोपी पे डिपेंड करता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अलग अलग प्लांट अलग अलग ट्रांसपिरेशन को शो करेगा। ठीक है, पीपल का पेड़ ज्यादा घना है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, अमरूद का पेड़ कम घना है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। एंड द नेक्स्ट वन मुझे बताना आसानी से, रूट शूट रेशियो। एनसीईआरटी का व्हाट है? ट्रांसपिरेशन डिपेंड करेगा रूट शूट रेशियो पे। आसानी से बताता हूं। बोले सर मतलब देखिए एक प्लांट है, एक प्लांट है, इसका रूट बेटा खूब डेवलप है, खूब डेवलप, खूब रूट ज्यादा डेवलप होना यानी बच्चा खूब पानी एब्जॉर्ब करेगा। रूट मोर डेवलप, शूट बेटा छोटा मोटा लेस डेवलप। तो देखिए रूट बाय शूट, रूट ज्यादा डेवलप, शूट लेस डेवलप, पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा, पानी खूब एब्जॉर्ब होगा। तो बोलेंगे सर रेशियो, अगर रूट और शूट का रेशियो देखिए सर, रूट ज्यादा डेवलप है शूट के कंपैरिजन में, तो पानी का कंटेंट ज्यादा होगा प्लांट में, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी
ज्यादा होगा। इसका उल्टा, इसका उल्टा, अगर कोई प्लांट है रूट बेटा लेस डेवलप, ये ये शूट मोर डेवलप, रूट लेस डेवलप, रूट लेस डेवलप और शूट मोर डेवलप। तो पानी का अमाउंट क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब कौन करेगा, रूट, पानी का एब्जॉर्प्शन कम होगा और शूट बड़ा है, रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तो बोले ट्रांसपिरेशन कम करेंगे, ट्रांसपिरेशन कम करेंगे, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब रूट करेगा और रूट कम डेवलप, पानी का एब्जॉर्प्शन कम होगा और पानी कम एब्जॉर्ब होगा तो ट्रांसपिरेशन भी प्लांट चाहेगा कम से कम करे। तो बोलो क्यूटिकल मोटा बना देंगे, हाँ फिर क्या करेंगे भाई, स्टोमाटा को छुपा लेंगे, बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं तो ट्रांसपिरेशन को कम कर देंगे। तो मेरे में से ये क्लियर है। और लास्ट एनसीईआरटी का दे रखा होगा वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट। अब बताइए वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, अगर पानी में स्टेटस मतलब क्या, पानी का अमाउंट प्लांट में क्या है, सर पानी का अमाउंट अगर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। वाटर स्टेटस कहने का मतलब पानी के अंदर में कितने, प्लांट के अंदर में कितने अमाउंट में पानी प्रेजेंट है। तो सर वाटर स्टेटस अगर अच्छा है, पानी का अमाउंट ज्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन उसे करने में क्या है, सर तुम्हारे पास पैसा खूब है तो उड़ाओ ना, दिक्कत क्या है, पूरा शॉपिंग करो उड़ाओ पैसा, ट्रांसपिरेशन करो, क्या दिक्कत है। जिसके पास कम है तो बेटा उड़ाएगा क्यों। इसलिए वाटर स्टेटस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पानी कितनी उसके अंदर में प्रेजेंट है। चलो ठीक है, तो ये सारे चीज हो गए। तो मेरे में से सारा पार्ट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन का आपने बहुत ही आसानी से सीख लिया। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हो गए, लेकिन एक दो वर्ड मुझे बताना है जो तुम पढ़ोगे तो मिलेगा, जो तुम पढ़ोगे क्वेश्चन बनाओगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, पहला चीज मिलेगा व्हाट इज द पोरोमीटर। अगर तुमने क्वेश्चन बनाया होगा बच्चा तो ऐसे वर्ड मिल सकते हैं, देखिए नाम में लिखा है, अगर नहीं भी बताता ना तुम बना लेते। पोरो मीटर मतलब क्या, यानी लीफ में कितने पोर्स है, यानी लीफ में कितने स्टोमेटा है उसे मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट। द इंस्ट्रूमेंट मशीन जो लीफ के अंदर में स्टोमेटा के नंबर को मेजर करे, स्टोमेटा के नंबर को मेजर करे, पोरोमीटर, पोर मतलब स्टोमेटा। और एक आता है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज होता है, पोटोमीटर, एक आता है पोटोमीटर। बोले ये क्या है सर, पोटोमीटर क्या आ गया। ये मशीन जो है, ये इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, ये मशीन मेजर करेगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक है नंबर ऑफ स्टोमेटा को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, तो उसका नाम होगा पोटोमीटर, पोटोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दे रखा होगा कुछ वर्ड्स कि हम लोग ट्रांसपिरेशन इनहिबिटर, ट्रांसपिरेशन को रोकना है भाई, कैसे रोकोगे। किसान को बोला गया देख भाई पानी वानी तो मिट्टी में है ही नहीं और ट्रांसपिरेशन को हमें कम करना है, पानी तो लॉस होते जा रहा है, उतना बेटा मिट्टी में पानी नहीं है, तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो तुम कैसे ट्रांसपिरेशन को इनहिबिट करना पसंद करोगे। तो नाम हो जाएगा ट्रांसपिरेशन इनहिबिटर, नाम में लिखा है इनहिबिटर, रोकने वाला। तो कई सारे केमिकल्स आते, कई सारे बेटा केमिकल्स आते हैं जो ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं। जैसे आप बच्चा लीफ के ऊपर में खूब सारा CO2 डाल दो, CO2 डाल दीजिए, कल एक्सप्लेन किया था बेटा, खूब CO2 होगा खूब एसिड हो जाएगा, खूब एसिडिक हो जाएगा। CO2 से क्या होगा सर, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, CO2 पानी से बाइंड करेगा, CO2 विल बाइंड विद द वाटर H2O, और ये बनेगा मिलने से H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड टूटेगा और खूब सारा H+ देगा, एसिडिक हो जाएगा और खूब एसिड हो गया। तो अपने आप बचाने के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन में आएगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड बोलेगा स्टोमाटा बंद करो, ट्रांसपिरेशन घट जाएगा, हो गया ट्रांसपिरेशन इनहिबिटर। तो किसान को बोला जाता है जाके खूब सारा CO2 डाल दो लीफ के ऊपर, खूब सारा लीफ में CO2 जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बेटा ये
ठीक है। सेकेंड चीज, अगर तुम डायरेक्टली एब्सिसिक एसिड का छिड़काव कर दो, स्टोमाटा बंद हो जाएगा, स्टोमाटा बंद हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन घट जाएगा, हो गया। इसी तरह से एक होता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, पीएमए, बस याद रखिएगा पीएमए, ये भी एक केमिकल है जो ट्रांसपिरेशन के रेट को घटा देगा, स्टोमाटा को बंद कराएगा और वो घटा देगा। इसी तरह से एक वर्ड आएगा एस्पिरिन, बस इतना याद रखिएगा, एस्पिरिन। ये सब क्या होते हैं, ट्रांसपिरेशन के रेट को घटा देते हैं, बहुत अच्छे से आपको मालूम है। एब्सिसिक एसिड स्टोमाटा को बंद कराने में हेल्प करेगा, स्टोमाटा बंद तो पानी का लॉस नहीं होगा। इसी तरह से फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है, वो ट्रांसपिरेशन को घटाने का काम करेगा। CO2 का अपने बहुत अच्छे से आपको सिखा दिया, तो आपको रट्टा नहीं, आप सीखना नहीं, बस याद रखिए पीएमए कोई केमिकल है, ट्रांसपिरेशन को रोकने का काम करता है। इसी तरह से किसान को दिया गया, देखो किसान को दिया गया, इनमें प्रॉब्लम क्या है, स्टोमाटो को ये बंद कराने की बात करते हैं। इनमें प्रॉब्लम ये इन चारों में क्या है, स्टोमाटा को बंद कराने की बात करते हैं। यार स्टोमाटा बंद हो जाएगा तो लीफ के अंदर CO2 कैसे जाएगा, लीफ के अंदर CO2 जाएगा कैसे, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है बच्चा। इसलिए इसलिए हमने बेटा कुछ केमिकल्स बनाए, फिल्म फॉर्मिंग, बोले ये क्या है सर, हम इसे लीफ पे छिड़क देंगे। बोले ठीक है, क्या होगा सर, लीफ पे ऊपर में छिड़क दीजिएगा तो होगा क्या, ये लीफ है, लीफ के ऊपर फिल्म फॉर्म कर देना, ढक देना। बोले उससे फायदा क्या हुआ, ये बेटा अभी रिसर्च चल रहा है, ये रिसर्च साइंटिस्ट लोग लैब में कर रहे हैं, कोई अभी हम लोग मार्केट में नहीं लाए, साइंटिस्ट कर रहे। सर फायदा, ये बोलेगा देखो हम स्टोमाटा को तो खुले रखेंगे, यानी कि यहां से एक्सचेंज हो सकता है, CO2 अंदर जाएगा, O2 बाहर जाएगा, ये सब तो होगा, लेकिन ट्रांसपिरेशन नहीं करने देंगे। साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस पे अभी रिजल्ट नहीं है, कि हम कुछ केमिकल से उसे लेप लगा देंगे लीफ के ऊपर, जिससे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो करे लेकिन पानी का लॉस ना करे। हाँ, इसी को फिल्म फॉर्मिंग केमिकल्स कहते हैं। जो कुछ काम किया जा रहा है थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जैसे कि हम लोग उस पर छिड़काव कर रहे हैं, किसका, सिलिकॉन ऑयल, ये रिसर्च में है बच्चा, अभी बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, सिलिकॉन ऑयल। और सेकेंड कर लेना लो विस्कोसिटी वैक्स, लो वैक्स, वैक्स का लेपिंग कर देंगे, या रेजिन्स का, जिसे वो एक्सचेंज तो कर सके। इनमें क्या था, स्टोमाटा बंद, अगर स्टोमाटा बंद हो गया तो भाई ये CO2 कैसे जाएगा, इसलिए साइंटिस्ट सोच रहे नहीं नहीं, मतलब CO2 जाए, O2 आए, ये सब ठीक हो, लेकिन वाटर का लॉस कम से कम हो, क्योंकि ऐसे भी जगह है, ड्राई जगह है, जहां पर पानी बहुत कम अवेलेबल है और सारा पानी ट्रांसपिरेशन में लॉस होगा तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसे फिल्म फॉर्मिंग केमिकल्स पे काम कर रहे हैं। तो कभी वर्ड आ जाए रेजिन्स, सिलिकॉन ऑयल क्या करता है, फिल्म फॉर्म कर देता है ट्रांसपिरेशन के रेट को घटाने के लिए। तो ये इनफ था, लेकिन आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एक खतरनाक वर्ड मिलता है, एनसीईआरटी का वर्ड है जो बच्चा को समझ में नहीं आता, 5 मिनट में समझा रहा हूं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सा वर्ड है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसान सा वर्ड है, लेकिन एनसीईआरटी बहुत खतरनाक लिखेगा, इसलिए ध्यान से। एनसीईआरटी बोलता है दुनिया में 2 तरह के प्लांट, एक C3, एक C4 और एक कैम होता है, लेकिन हम कैम पे बात नहीं करेंगे, हम बच्चा कैम पे बात अभी नहीं करेंगे। आपको फोटोसिंथेसिस मैंने पढ़ाया तो 3 प्लांट के बारे में बताया था, कैम, C4 और C3। एनसीईआरटी में यूज किया है वर्ड, इसलिए बता रहा हूं। बोले ठीक है सर। C3 को बोला गया भैया तुम्हें 1 घंटे का टाइम देता हूं, 1 घंटे का टाइम देता हूं, जितना सनलाइट चाहिए लो, जितना CO2 चाहिए लो, जितना पानी चाहिए सब कुछ लो, मैक्सिमम रेट से फोटोसिंथेसिस करो। बोले ठीक है। तो ये 1 घंटे में 100 ग्लूकोज बनाया, 1 घंटे में कितना बनाया, 100 ग्लूकोज, जितना कंडीशन आपको चाहिए था बेटा सब कुछ भरपूर दिया, ऑप्टिमम कंडीशन में दिया, ठीक है। अब C4 की बारी है, 1 घंटे में भैया जो चाहिए मांग, लैब में करेंगे, जो चाहिए मांग। बोले ठीक है करते हैं, एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चे। C4 1 घंटे में 200 ग्लूकोज बनाएगा, C4 बेटा 200 ग्लूकोज बनाएगा,
एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ो बच्चा। मेरे पास एनसीईआरटी अवेलेबल है, 189 पे ये स्टेटमेंट लिखा है। हाँ, पेज नंबर 189 पे ये एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट लिखा है कि C4 प्लांट ट्वाइस रेट से, ट्वाइस मतलब दुगना, C4 प्लांट ट्वाइस रेट से, दुगने रेट से CO2 फिक्सेशन करता है, यानी ग्लूकोज बनाता है। CO2 का पकड़ना, फिक्सेशन करना, यानी ग्लूकोज बनना। तो एनसीईआरटी का वर्ड ये, हाँ, तो रटिएगा मत, समझिए। C4 प्लांट बेटर इसलिए है कि वो दोगुने रेट से CO2 को पकड़ता है। 1 घंटे में आप 100 CO2 को पकड़ते हो, हम 200 को पकड़ेंगे। तो बेटर प्लांट कौन है सर? इसलिए C4 बेटा प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। सर क्यों? सर क्यों? तो बेटा क्यों नहीं, थप्पड़ पड़ेगा, क्योंकि मैंने पूरा फोटोसिंथेसिस में ये सिखाया था कि C4 के अंदर में पेप्को एंजाइम होता है, C4 के अंदर क्रेंज एनाटॉमी होता है, C4 के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का मैकेनिज्म है ना, इसलिए C4 प्लांट बेटर है। क्रेंज एनाटॉमी है, CO2 का कंसंट्रेशन को बढ़ाने के उसके अंदर पावर है बच्चा, पेप्को एंजाइम है। बहुत अच्छे से मैंने फोटोसिंथेसिस में इसे एक्सप्लेन किया था। एनसीईआरटी ने ट्रांसपोर्ट में भी लिखा है, इसलिए बताया। सेकेंड चीज, अगर तुमने इस 1 घंटे में बच्चा मान लिया 10 मिनट के लिए, 10 मिनट्स के लिए तुमने यहां पर टेम्परेचर बढ़ा दिया या इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो ये बच्चा C3 प्लांट एक प्रोसेस शो करेगा, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन कब करेगा? जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा आ रही, गर्मी का बहुत गर्मी है, इंटेंसिटी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो ये प्लांट उस 10 मिनट के लिए ग्लूकोज नहीं बनाएगा, वो बेटा फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा। फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा, उस टाइम कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा ना, उल्टा बना हुआ ग्लूकोज को लॉस कर देगा बच्चा। -10 ग्लूकोज बना बनाया हुआ को लॉस कर देगा। इसलिए आपको फोटो रेस्पिरेशन मैंने बताया था, ये डबल वेस्टफुल है, नुकसानदेह प्रोसेस है। फोटो रेस्पिरेशन के दौरान 10 मिनट ना कुछ ग्लूकोज नहीं बने, हाँ, ऊपर से बना हुआ भी लॉस कर दिया। तो नेट कितना बचा देख लीजिए, नेट कितना बचा सर? नेट तो बचा सर 90, नेट तो बचा सर 90। C3 में नेट कितने ग्लूकोज बने 1 घंटे में? 90। चलिए C4 में, बोले तुम्हें भी दूंगा 10 मिनट के लिए, अभी हाई टेम्परेचर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा। तो C4 में बेटा याद रखिएगा, C4 प्लांट कभी भी बच्चा फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा, कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा। टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा लीजिए, जो करना कीजिए, जो 4 फैक्टर्स होते, कुछ भी कीजिए, ये कभी फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा। जीरो, जीरो, फोटो रेस्पिरेशन जीरो हो गया। तो बताइए नेट कितना प्रोडक्टिविटी हुआ, नेट कितने बने? सर 200 ग्लूकोज थे, 200 ग्लूकोज थे, और फोटो रेस्पिरेशन तो किया नहीं सर, 10 मिनट हमने किया था सर, कोई लॉस नहीं हुआ, तो नेट हो गया बच्चा 200। इसलिए इस नेचर में, अर्थ पे C4 बेटा बेटर है, प्रोडक्टिविटी बेटा ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी बच्चा ज्यादा है। देख लीजिए यहां 90, ये 200। बेटर प्लांट कौन है? C4। एनसीईआरटी का ये स्टेटमेंट है बच्चा 189 में, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा। लेकिन अब एनसीईआरटी 189 पे एक और चीज बताएगा, एक और चीज बताएगा। ध्यान से सुनिएगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पिक कीजिएगा। देखिए ये लीफ है, इस लीफ को करना है फोटोसिंथेसिस, इसलिए इसने अपने अंदर रखा स्टोमाटा पोर, स्टोमाटा रखा, स्टोमाटा रखा, स्टोमाटा से CO2 जाएगा, CO2 जाएगा और O2 बाहर निकलेगा। सबको मालूम है एक्सचेंज ऑफ गैस। लेकिन जब स्टोमाटा खुलता है तो गलती से पानी बाहर निकल जाता है, ट्रांसपीरेशन हो जाता है। इसलिए प्लांट द्वंद में बेटा फंसा हुआ है, क्या करे? स्टोमाटा खोलना भी जरूरी है, नहीं तो CO2 नहीं आएगा, और खोलेंगे तो वाटर निकल जाएगा। इसलिए बच्चा साइंटिस्ट ने मेजर किया, साइंटिस्ट ने बेटा मेजर किया कि अगर एक CO2 को लेना है, अगर एक CO2 को प्लांट को लेना है बच्चा, एक CO2 को अंदर जाना है, स्टोमाटा खुलेगा,
उस दौरान लगभग बच्चा 600 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। 600 वाटर मॉलिक्यूल बच्चा बाहर निकल जाएगा। साइंटिस्ट ने लैब में ये बेटा कैलकुलेट किया कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कितना ट्रांसपिरेशन में लॉस करना पड़ता है ना। इसलिए वर्ड बेटा ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज ही तो कर रहे हैं भैया। CO2 पकड़ने के चलते हम पानी छोड़ दे रहे, कंप्रोमाइज ही तो कर रहे हैं भाई। 600 वाटर। C4 बोलेगा बच्चा। अब C4 का स्टेटमेंट पढ़ना। C4 बोलेगा एक CO2 पकड़ना है तो मैं केवल 300 वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करूंगा, 300 वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करूंगा, 300 का लॉस करूंगा। तो एनसीईआरटी का वर्ड ये नहीं है 300 और 600। एनसीईआरटी वर्ड देखिए पेज नंबर 189 पे बेटा, वापस से देखो। एनसीईआरटी कहता है बेटा डबल, ट्वाइस रेट से वाटर कंजर्वेशन भी करता है। C4 फिक्सेशन तो करेगा, ग्लूकोज तो डबल रेट से बनाएगा बेटा। ये भी वाटर कंजर्वेशन भी दोगुने रेट से करता है, ट्वाइस। तुमने 300 लॉस किया, मैंने 600 किया। तुमसे तो बेटर हूं वाटर कंजर्वेशन में भी, वाटर लॉस से, यानी तुम ज्यादा करते हो, मैंने कम किया बच्चे। ये दोनों में कंप्रोमाइज एनसीईआरटी में दे रखा है पेज नंबर 189 पे। और ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे आराम से छोड़ करके आ गए ना। बच्चे आराम से छोड़ करके आ गए। क्यों? बोले भाई सर हमें समझ ही में नहीं आया था। जबकि ये बच्चा एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए एनसीईआरटी का जो लाइन है बच्चा वो ठीक है। समझना आप पे है कि आप कैसे समझना चाहते हो। एनसीईआरटी लिख करके छोड़ देगा, आप अंडरस्टैंड कैसे करते हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कितना रटोगे? ये डाटा कैसे रट सकते थे? फोटोसिंथेसिस डबल और वाटर लॉस आधा, ये बड़ा डिफिकल्ट लाइन था। लेकिन एनसीईआरटी ने बेटा ये वर्ड लिखा है जिसे मैंने आपको डाटा के फॉर्म में याद करा दिया। ठीक है, ये एनसीईआरटी का वर्ड है। कैंप प्लांट में नहीं पढ़ना है, कैंप प्लांट हमें नहीं पढ़ना है ना। लेकिन वहां याद रखिए एक CO2 को पिक करने में जब स्टोमेटा खोला जाएगा तो केवल 50 वाटर का लॉस होगा, 50 वाटर का लॉस होगा, ये याद रखिएगा। सर क्यों? क्योंकि दिन में स्टोमेटा कैंप प्लांट में तो बंद होता है, आपको मालूम है ना। दिन में स्टोमेटा बंद होता है और रात में खुलता है, और दिन में टेम्परेचर ज्यादा है तो लॉस ऑफ वाटर क्या होगा? कम होगा। तो यहां तो और भी है बेटा, 50 ही है। इन टर्म ऑफ वाटर लॉस देखिए कैंप सबसे बेटर प्लांट है। ठीक है, तो यही थी आज की कहानी आज। ठीक है, तो ये तुम लोग जाकर के अब बच्चा ट्रांसपीरेशन के ऊपर जितने क्वेश्चन है पूरा मैंने फैक्टर्स बताया, मैकेनिज्म बता दिया। ठीक है ना, मैंने पूरा कंपैरिजन करके बता दिया जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना और सारे क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। चलो ठीक है, तो आज तो फ्राइडे है तो हम लोग लीव करते हैं आज जल्दी।